हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देख रहे थे और इसमें से भी हमारा 151 तक हो गया था। 192 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये IAS UPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। दूसरा ऑप्शन है, अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जहां पर प्रत्येक आए, सभी आए, तो वहां पर केवल आए, तो वहां पर सामान्यतः उस कंडीशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत ही होते हैं। तो एक को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो एक हमारा यहाँ पर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर ये कह रहा है कि कभी नहीं पहुँच सकता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मूल्य निर्धारित की जाती है MSP की, वो ध्यान में रख करके ही किया जाता है कि बाजार में क्या मूल्य चल रहा है, ताकि किसी को घाटा ना हो। तो इस हिसाब से हमारा ये भी गलत होता है। तो इसमें जो दो को अगर हम एलिमिनेट करें तो देखिए यहाँ से हमारा आंसर आ गया D। इसका आंसर है D। अगर इसमें हम देखें तो कह रहा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश के आधार पर ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु अनुशंसित फसलें निम्न हैं। यानी यहाँ पर ये फसलों की लिस्ट दी गई है। ठीक है, धान, गेहूँ, ज्वार, जैसे अनाज में क्या क्या आएगा उसमें दिया गया है ये, किसमें आएगा धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ। और दाल में क्या क्या यहाँ पर दिया है, दाल में है चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, ये तो आपको पता ही है। फिर तिलहन में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता कि पूछ ही ले कि अनाजों में क्या क्या शामिल है, दालों में क्या क्या शामिल है और तिलहन में क्या क्या शामिल है। तो तिलहन में ध्यान देंगे मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन, सिसमम और कुसुम और नाइजर सीड तथा 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। तो वाणिज्यिक फसलें भी ध्यान देंगे। वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से वाणिज्यिक फसलें हैं। तो ध्यान देंगे कोपरा, ये खोपरा है, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन की घोषणा की जाती है। तो ध्यान देंगे आप कि यहाँ कह रहा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये कितने फसलों का कर रहा है, ये 22 फसलों के लिए कह रहा है कि इसके लिए वो सिफारिश करता है कि आप इन 22 फसलों पर MSP दीजिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भारत सरकार करेगी तो कुल 25 पे करेगी, लेकिन जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो 22 फसलों की सिफारिश करेगा कि इन 22 फसलों पे आप MSP दीजिए। फिर नीचे है कि हालांकि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ही की नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है। तो आप देख सकते हैं 22 तो ये हैं, 22 फसल ये हो गए, और ये जो 4 वाणिज्यिक हैं तो इसमें से गन्ने को हटा दीजिए, क्योंकि गन्ना का देखिए यहाँ पर अलग है। यहाँ पर कौन करता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, मतलब इसकी घोषणा ये करता है गन्ने की। तो 22 और 3 आप यहाँ पर ले लीजिए। तो 22 और 3 आपका टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, यहाँ पर 25। तो इन 25 का जो है वो भारत सरकार करती है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको क्या बनेगा, स्टेटमेंट में क्या करेगा कि 26 दे देगा कि इन सभी की भारत सरकार करती है। लेकिन आप ध्यान देंगे इन 25 की भारत सरकार करती है, ठीक है, घोषणा करती है इनके MSP मूल्यों का। और यहाँ पर जो गन्ना का है वो उचित एवं लाभकारी मूल्य के द्वारा घोषणा की जाती है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कुल 22 फसलों के लिए MSP के मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे और देख लेते हैं, इसी का और बचा हुआ है। लेकिन सामान्यतः यानी कह रहा है कि 10%, 90% में तो देखा जाता है, 10% की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत ही घोषित किया जाता है। तो ध्यान देंगे जहाँ भी आपका सामान्यतः शब्द आए, सामान्यतः
तो मान के चलिए कि 90% तो वो इसी का हिस्सा होगा, 10% हो सकता है कि किसी और के द्वारा वो किया जाए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये घोषणा तो इसके द्वारा की जाती है, लेकिन सामान्यतः इसको इसके अंतर्गत ही घोषित करते हैं, एमएसपी के अंतर्गत ही घोषित करते हैं। तो 90% चांसेस इसका इसी में रहता है। ठीक है, प्रत्येक फसल के लिए जो भी एमएसपी निर्धारित की जाती है वह पूरे देश में एक समान होती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाया गया जहां अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया गया हो जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो देखिए यहाँ पर इसी के बारे में कह रहा है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला है कि उस स्तर पर मतलब निर्धारित किया जाए एमएसपी कि जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी पहुंच ही ना पाए, ऐसा हुआ ही नहीं है। हालांकि सरकार एमएसपी 25 फसलों के लिए जारी करता है, परंतु खरीद मुख्यतः, यानी कह रहा है कि सरकार 25 फसलों के लिए तो एमएसपी जारी करता है, लेकिन जो खरीद करता है उसमें उनमें क्या क्या शामिल होता है, उनमें मुख्यतः चावल, गेहूँ, कपास होती है। खरीद भी कई राज्यों में सीमित होता है जिससे सभी किसान को एक बराबर लाभ प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि असीमित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सीमित होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी आपका गलत हो गया। तो देख सकते हैं आप, दोनों ही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछ रहा है। ए दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी C2 लागत से ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है कि एमएसपी C2 लागत से स्वतंत्र होता है, एमएसपी C2 लागत के बराबर होता है और एमएसपी C2 लागत से कम होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं C2 लागत कह रहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी एवं लाभदायक बनाने हेतु लागत की बृहद संकल्पना C2 एवं C3 को अपनाया जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर C2 C3 है, आपको C1 कर देगा। ठीक है, C2 लागत में वास्तविक मालिक द्वारा उत्पादन में किए गए सभी वास्तविक व्यय, नगद एवं वस्तु शामिल हैं। यानी एक किसान खेती करते समय जो वास्तविक लागत है वो कितना लगाया है, चाहे नगद पैसा दिया है या वस्तु के रूप में क्या मतलब यूज किया हो। साथ ही इसमें पट्टे की जमीन का लगान, पारिवारिक श्रम का मूल्य, स्वामित्व वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य पर ब्याज को छोड़कर, भूमि छोड़कर तथा स्वामित्व वाली भूमि का लगान मूल्य भू राजस्व शामिल होता है। यानी क्या क्या शामिल होता है इसे भी आप देखेंगे C2 में क्या क्या शामिल होता है। C3 लागत में C2 तथा C2 का 10% किसानों की प्रबंधकीय पारिश्रमिक। देखिए ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो जो सर के द्वारा इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल ले करके आपको समझाया गया है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाया गया है। तो वहाँ से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एमएसपी होती है वो C2 लागत से ज़्यादा होता है। ठीक है, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप वहाँ जब कृषि वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तब जा कर के आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो अभी देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, ऊपर ही देख के हम लोग आ रहे हैं कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। ए, कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बन गया यहाँ पर कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान देंगे कब की गई थी, तो ये की गई थी 1965 में।
ये ध्यान देंगे आप। आगे है कि वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है कि इतना लीजिएगा कि कृषि मूल्य आयोग का नाम 1985 में बदल कर रखा गया। क्या रखा गया था? तो रखा गया था आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। पहले था कृषि मूल्य आयोग, लेकिन यहाँ पर लागत जोड़ दिया, कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया। कृषि में जो लागत लगती है अब वहाँ पर इसको C2 के बिहाव पर इसको यहाँ पर ला करके यहाँ लगा दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। और कब किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किया गया था 1985 में। यूपीएससी क्या करेगा कि 2 सेंटेंस लेगा, 2 स्टेटमेंट लेगा आपका, और उसमें क्या कर देगा, स्थापना की जगह कर देगा कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर कर देगा 1985 में, क्योंकि 1985 भी इसी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम बदला गया है, और जो नाम बदलने को बोलेगा कि कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1965 में कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया। यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पता बनी जाए, ठीक है। विचार कीजिए। पहला दे देगा आपका कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, इसका दे देगा 1985 में की गई थी, दूसरा आपका दे देगा कृषि मूल्य आयोग का नाम 1965 में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था, ठीक है। और फिर आपको दे देगा उपर्युक्त में से, यानी कहेगा उपर्युक्त में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। पहला आपका दे देगा केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा दे देगा आपका न तो 1 न तो 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1985 का यहाँ हो गया है और 1965 यहाँ हो गया है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ये आपका दोनों ही गलत हो गया, ना तो 1 ना ही 2। इस तरीके से आपका आंसर हो गया 4, यानी डी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कभी कभी कि यहीं से आयोग द्वारा उठा करके, जैसे यहाँ पर चांसेस हैं यहाँ पर कि यहाँ चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऐसे उठा करके घुमा फिरा करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो आप जो भी चीज़ पढ़िए एकदम बिल्कुल सॉलिड तरीके से पढ़िए, ताकि वो चीज़ बार बार आपको पढ़नी ना पड़े, ठीक है। अब इसका देखते हैं। फिर आगे है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, किसका मुख्यालय, तो आपसे इसका पूछेगा कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ध्यान देंगे, ठीक है। फिर इस संस्था द्वारा कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है।
जबकि सरकार द्वारा 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हमने देख लिया, यहाँ पर 23 दे दिया है, वहाँ पर 22 दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको गूगल पर सर्च कर लेती हूँ। यहाँ पर 23 दिया, वहाँ पर 22 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 ही है, मैं देख ली गूगल पे 23 ही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे 23 है, यहाँ पर 22 दिया है। तेईस, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 23 ये करता है, 25 सरकार करती है, बाकी आप छोड़ दीजिए। गन्ना का बस ध्यान रखिएगा कि ये उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा इसमें। फिर है कि हालांकि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि उचित, ये देखिए वही है, यहाँ पर वही दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार। अच्छा, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे काफ़ी अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, या तो 22 दे या 23 दे, दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। 22 दे या 23 दे, कोई भी दे, आप इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिर्फ 22 फसलों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है, लेकिन सामान्य रूप से। अच्छा, ये कह रहा, तो देखिए वही चीज़ है, या 22 दे या 23 दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से एक ही देगा, आपको एक ही लगाना। 22 23 तो साथ में देगा नहीं, देगा तो 22 देगा, या देगा तो 23 देगा। 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में भी लिखा जाता है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित सिर्फ सिफारिश करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। तो ये जो क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था, और ये 19 में ही पूछा गया था, देख सकते हैं आप, 19 में ही पूछा गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है, तो अभी हम देखे हैं, इसका आंसर है सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो सेम है वही, कृषि एवं कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। ये देखिए 32 नहीं है, 22 है, 22 या 23। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, तो पहला हमारा यहाँ गलत हो गया। फिर कह रहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे कि इस तरीके के भी जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो सामान्यतः गलत ही होते हैं। रहता कोई और है, ठीक है, आरंभ करता कोई और रहता है और लिखता किसी और को है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी। इसका देख लेते हैं एक बार क्या दिया है इसमें। कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत कुल 23 फसलों के लिए 22+1 कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। हालांकि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। वर्तमान में इसके अंतर्गत मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया गया है। इसका क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मिशन का प्रारंभ वर्ष 2007-8 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों गलत हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर 22-23 फसल है। ठीक है, और यहाँ पर गलत है ये, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। ठीक है, तो दोनों आपका गलत हो गया। हाँ, यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो मिशन है, इसकी शुरुआत सन 2007-8 में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं साइड में लिख दूँ, तो यहाँ पर जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? तो 2007 और 8 में, ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत और मूल्य आयोग
के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं। उद्देश्य देखते हैं। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय। तो इसमें देखिए, चलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, ना तो आपको 1 पता है, ना 2 पता है, ना 3 पता है, इन तीनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब आप चौथे ऑप्शन पे जाएंगे तो पढ़ेंगे तो यहाँ कह रहा है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, हालांकि जो किताबी भाषा है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं कि अधिकतम मूल्य, फसल तो सबका एक जैसा होता नहीं है, क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। तो अगर किसी का 2 दर्जे का अनाज है तो उस पर सरकार अधिकतम कैसे देगी मूल्य? सरकार तो यही सुनिश्चित करेगी ना कि चलो भाई जो एमएसपी तय हुआ है उससे नीचे आपका बहुत नीचे ना मिले, इसके बराबर तक आए, ताकि आपको उचित मूल्य आपके फसलों का मिल सके। सरकार तो यही करेगी, अधिकतम थोड़ी ना करेगी। तो इस तरीके से अगर हम चौथे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 1, 2 और 3। थोड़ा सा ध्यान आप ये लगा लेंगे कि यहाँ पर हितों की रक्षा की बात कर रहा है, हितों की रक्षा की बात कर रहा है, तो ये भी आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित, सही बात है भाई, सार्थक हो, उचित, मतलब घुमा फिरा के सारी बातें देखिए यहाँ पर कह रहा है स्थिरीकरण, मतलब बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके अपने आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निम्न कीमतों की घोषणा करने का सुझाव देता है। न्यूनतम समर्थन कीमतें एमएसपी वे कीमतें हैं, यानी कह रहा है एमएसपी के बारे में बता रहा है कि एमएसपी वे कीमतें हैं जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने को तैयार रहती है। एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे नहीं जाएगी। एमएसपी कृषकों की सुरक्षा उपलब्ध कराता है तथा यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है। वसूली कीमतें क्या होती हैं? तो वसूली कीमतें वह कीमतें होती हैं जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है, यानी खरीदती है। वसूली कीमतें सामान्यतः एमएसपी से ऊंची होती हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हैं, तो ये आप याद देख लेंगे, क्योंकि ऐसे भी यूपीएससी में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेंगे कि यहाँ पर ऊंची है कि कम है, ठीक है। ये चीज़ें विशेषकर आपको फोकस करनी है। कोई चीज़ है बढ़ रहा है कि घट रहा है, यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा, आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा कि हाँ 30% बढ़ा है, नहीं नहीं 10% बढ़ा है, नहीं 2204 रुपये बढ़ गया, ऐसे करके नहीं पूछेगा आपसे। वो सीधा स्टेटमेंट देता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, ऊंचा है कि नीचा है, ये आपसे पूछेगा। तो यही चीज़ आपको विशेषकर ध्यान देनी है। पीसीएस में आपका फैक्ट चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका फैक्ट नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हाँ बढ़ा है या घटा है। आपको ये विजन के टेस्ट में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं विजन का टेस्ट सॉल्व कर रही थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। वसूली कीमतें ये पूछा गया था। एक है जारी कीमतें। इस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई खाद्यान्नों की बिक्री करता है। एमएसपी जहां कृषकों के हितों की रक्षा करती है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती है, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप जारी कीमतें। अगला क्वेश्चन है, समर्थित मूल्यों पर यानी एमएसपी पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है कृषि मूल्य की स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। तो अभी हम ऊपर से देख के आ रहे हैं, तीनों ही सही हैं हमारे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, बी और सी, यानी सी। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। कह रहा, ध्यान से फिर पढ़िएगा स्टेटमेंट, यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। दूसरा कह रहा है कि यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। तीसरा कह रहा है कि यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। चौथा कह रहा है यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है
क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेरे हिसाब से तो लग रहा है मुझे कि आप लोग आंसर तक बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं, ये पहला ऑप्शन से ही आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं ज़्यादा ऑप्शन, कई ऑप्शन को। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जब बाजार में उसको मूल्य ज़्यादा मिल रहा है तो भला सरकार को क्यों बेचेगा? जहाँ किसान को ज़्यादा मिलेगा वहीं तो किसान देगा ना। तो इस तरीके से आप जिसमें एक है उसको हटाइए, तो यहाँ देखिए आपका ए बिल्कुल हट गया, फिर आपको बचा बी, सी और डी। अब दूसरा आप पढ़िए, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। तो सही बात है, ठीक है, लेकिन चलो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तीसरे पे आप आ जाइए, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान कर रही है। तो देखिए 3 कहाँ है आपका, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो इसे भी आप हटा दीजिए। फिर आप चौथे पे आइए, ये कह रहा है कि यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बढ़ा लाभ कमाते हैं। ऐसा नहीं है, ज़्यादा बढ़ा लाभ नहीं, उचित मूल्य ही तो दिया जाता है इनको, उचित मूल्य। ज़्यादा बड़ा लाभ तो वही हो गया, यहाँ वहाँ पर लिखा था अधिकतम और यहाँ पर कर दिया ज़्यादा बड़ा लाभ। शब्द तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है दोनों शब्दों का। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आपका चौथा भी आपका एलिमिनेट हो रहा है, चौथा ऑप्शन जिसमें है। तो देखिए यहाँ पर चौथे से भी निकल सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ के बताई हूँ कि चलो आपको अगर चौथा भी नहीं पता है तो भी आप औरों से एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा बचा सीधा आंसर डी, इसमें आंसर आपका है डी। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार ही होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आपने जिस भी चीज़ को पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगा ले जा रहे हैं, तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको छोड़ देते हैं। उनको ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, जो 4 ऑप्शन केवल होते हैं, जैसे इस तरीके के, तो वो इनको रटते हैं। लेकिन नहीं, कोशिश कीजिए कि आप लोग उल्टा सुल्टा जैसे भी आपका लॉजिक लगे उस तरीके से आप लॉजिक लगा करके आप अपने आंसर तक पहुंचिए, कोशिश कीजिए, और देखिएगा एक दिन आप ना खुद ही इस तरीके के आंसर को आप बहुत अच्छे तरीके से आप खुद ही कर ले जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। आप डरना छोड़िए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर ले जाएंगे। आप जितना ही सोचेंगे, जितना ही दिमाग लगाएंगे, उसी तरीके से आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, हमारी बॉडी पॉजिटिव वे में जाएगी। लेकिन अगर हम निगेटिव सोचेंगे कि नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सच में ही नहीं हो पाएगा वो। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप देखिए खुद ही आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि बस आप सोचते रहिए होगा होगा होगा, नहीं, सोचिए लेकिन कर्म भी कीजिए। आप टेस्ट दीजिए, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, गलत कैसे हुआ उसको सुधारिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से आप, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एक टेस्ट सॉल्व किया, उसमें आपका चलो 60 गलत हो गए, 40 सही हुए। अगली बार आप बैठिए कि वो 60 जो है वो गलत क्यों हुए। अगले वाले जो टेस्ट पेपर है उसमें आप सही करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके आप कब 60 से कब आप 40 से 100 पे पहुंच जाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। कोई भी यहाँ पर ज्ञान का भंडार लेकर के नहीं आता है, सारी चीज़ें लोग सीखते हैं प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बस 2 चीज़ कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। यहाँ देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा फसल बोने से पूर्व देश में एक एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी क्षेत्रानुसार एवं समयानुसार प्रावधान है, जिससे सरकार आवश्यकता पड़ने पर कृषिगत उपजों की अधिक मात्रा खरीद सके।
निष्कर्षतः किसान अपने उपज को सरकार को तभी बेचेगा जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो। ये देखिए, ठीक है। अंततः एमएसपी का उद्देश्य किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध करवाना है, न कि लाभ को अत्यधिक करना। एमएसपी खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है क्योंकि एमएसपी ही वसूली कीमतों के निर्धारण का आधार है तथा वसूली कीमतों के निर्धारण से ही पीडीएस खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। तो ये सारी वही कहानी है जो ऊपर दी गई है, जो आपको ऊपर मैंने बताया, ठीक है। बाकी आप यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि दोबारा क्वेश्चन बन सके। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है? यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है इसमें। सुपारी है, कॉफ़ी है, मूंगफली है, हल्दी है, जौ है, रागी है और तिल है। अब ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा अच्छे से, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना अभी, ये देखिए यहाँ पर अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से देखी होंगी कि अनाज में क्या क्या आ रही हैं, दाल में क्या क्या आ रहा है और तिलहन में क्या क्या आ रहा है, तो वहाँ पर आंसर में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इन सारे चीज़ों में पढ़ने पर हमें कहीं भी सुपारी नहीं दिखा, कहीं भी हल्दी नहीं दिखा और कहीं भी कॉफ़ी नहीं दिखा है। हमको क्या क्या दिखा है? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन, सिसमम, कुसुम, नाइजर सीड तथा वाणिज्यिक फसलों में हमको दिखा है कोपरा नहीं है, खोपरा है, जिसको नारियल बोलते हैं, खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, मैं कहती हूँ ना आपसे कि कभी कभी क्या करता है ना कि यहाँ से भी क्वेश्चन बना देता है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, यहाँ से बनाया गया है क्वेश्चन। तो देखिए, अब देखिए, अब हमने जो पढ़ा उसे हम देखेंगे। क्या पढ़ा हमने? जौ को पढ़ा था, रागी को पढ़ा था, तिल को पढ़ा था और मूंगफली को पढ़ा था। तो देखिए जौ, रागी, तिल, मूंगफली कहाँ एक साथ आ रहे हैं? 2, 4, 6 को पहले देखिए कहाँ आ रहे हैं। 2 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है। ठीक है। और फिर आपका आ रहा है मूंगफली 5 यहाँ आ रहा है। तो ये हमारे आ रहे हैं सीधा यहाँ पर। अब हम तो ये इस तरीके से आंसर यहाँ पर, तो हम ऐसे आंसर को निकालना है जो हमने पढ़ा। अब जो हमने नहीं पढ़ा इसके आधार पर देखते हैं। सुपारी, तो देखिए सुपारी कहीं नहीं पढ़ा, एलिमिनेट कीजिए। ये देखिए आंसर आपका बी आ गया। कॉफ़ी तीसरे नंबर पे है, कॉफ़ी हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये देखिए 3 3 3, इससे भी हमारा आंसर निकल के आ रहा है। हल्दी 7वां, देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ये कट गया। बाकी आपका ये तो आपने पढ़ा ही था, मूंगफली, जौ, रागी सारे एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में एक साथ नहीं आ रहे हैं। देखिए जौ नहीं आ रहा है यहाँ पर, 2 बिल्कुल हटा दिया है। तो इस तरीके से इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम कई तरीके से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, बशर्ते आपने जो पढ़ा है वो सॉलिड तरीके से आपको याद होनी चाहिए। मैं फिर वही कह रही हूँ, आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए ये हमको याद था, इसके बिहाफ पे भी हम पहुँच सकते हैं। ये हमने पढ़ा नहीं, इन तीनों ऑप्शन पे भी हम तीनों चीज़ों को एलिमिनेट करके भी हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए आईएएस में इस तरीके के क्वेश्चन आईएएस में ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल पीसीएस फैक्ट में ही आपको मतलब देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं। चलो आज यहाँ पर ये डाल दिया, कल को अगर आपको ये दे दे सिसमम और कुसुम नाइजर सीड, तो आप कहेंगे ये क्या है भला, इस पे भी कहीं एमएसपी होती है क्या, एमएसपी तय होता है क्या? तो आपको ध्यान देना, जो चीज़ आपको याद नहीं है उसे भी आप एक बार देखिए, जो यहाँ पर दिया है उसे भी आप देखिए, क्या पता कल को ये तीनों चीज़ डाल दे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पता इसमें से क्वेश्चन मिल ही जाए। ये भी है इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभप्रद मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 2 मुख्य फसल ऋतुओं रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है आपका, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। फिर है जो कि किसान को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में होता है,
इस संबंध में सरकार को संस्तुतियां देने के लिए वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया। यह हमने देख लिया था। आयोग उत्पादन की लागत, समग्र मांग पूर्ति, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अंतर फसल कीमत, तुल्यता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए 23 अधिसूचित कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। जिन्स मतलब वही फसल की बात की जा रही है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कृषि जिन्स हैं, यानी वही फसल जो है, ये 7 अनाज हैं, इसमें ये अच्छी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 दालें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और ये आपका तिलहन है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। और ये आपका वाणिज्यिक फसल है, तो ये भी आप देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन बना देगा वाणिज्यिक फसलें हैं निम्नलिखित में से, और कई बार क्वेश्चन बनाए भी है तंबाकू को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष एमएसपी की घोषणा होती है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक 2 वर्ष पे, यहाँ पर है ना प्रति वर्ष, तो यहाँ क्या कर देगा, 2 कर देगा, प्रति 2 वर्ष, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 मुख्य फसलों ऋतुओं में, यानी रबी और खरीफ के फसल के दौरान ही तय होती है। तो एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना, रबी और खरीफ फसलों के दौरान ही ये तय होती है, ठीक है। इसमें जायद नहीं है, रबी और खरीफ ही है। जायद फसल भी होती है, आपको पता 3 फसलें होती हैं ना, एक तो होता है आपका रबी, एक है आपका खरीफ, और एक होता है जायद। तो इसमें जायद नहीं है, इसमें केवल रबी और खरीफ है। यहाँ पर आपको जायद की कौन सी फसल दिख रही है, कोई फसल नहीं दिख रही है। ककड़ी वगैरह ये सब जायद के फसल होते हैं, ठीक है। लौकी, ककड़ी, ये सारे जायद के फसल होते हैं, तरबूज, खरबूज, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, इसलिए इसके बिहाफ पे वो तय भी नहीं करते हैं। अब देखते हैं फिर, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, तो अभी हमने देखा किसमें की गई थी, 65 में। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है यहाँ पे। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, हमने देख लिया इसको। ज्ञातव्य है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इनकी सलाहों के मद्देनजर ही कृषिगत उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, परंतु सरकार इनकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए यहाँ से बहुत ही शानदार एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए, बाध्य नहीं है सरकार। अब यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला आपका दे देगा, पहला कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा दिए गए सलाह को सरकार ध्यान में रखकर एमएसपी ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादों पर एमएसपी की घोषणा करती है, ठीक है। दूसरा आपका बना देगा कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुतियों या सिफारिशों, जो भी हो, संस्तुतियों, वैसे इस तरीके का शब्द यहाँ पर है तो इसी तरीके के शब्द को यूज करेगा यूपीएससी, को
मानने हेतु बाध्य है, बाध्य है। ठीक है, यहाँ पर दे देगा आपका पहला ए ऑप्शन दे देगा आपका केवल एक, नहीं सॉरी, पहले तो देगा कि सही कथन, यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सही कथन चुनिए या सही कथन की पहचान कीजिए, पहचान कीजिए। ए दे देगा आपका केवल एक, दो केवल दो, तीन दोनों सही, और चार आपका दे देगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि कृषिगत उत्पादों पर एमएसपी की घोषणा, सही बात है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, सरकार इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि सरकार बाध्य है, क्वेश्चन बना देगा कि सरकार बाध्य है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सही कौन सा हो गया? केवल एक। ठीक है, और अगर यहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता, जैसे कि यहाँ पर है कि सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कह देगा असत्य को पहचानिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए, तब आपका आंसर होगा बी, क्योंकि एक हमारा सही है। तो इस तरीके के क्या होता है ना कभी कभी कि ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप उठा करके देख लीजिए पीवाईक्यू को, ठीक है, प्रीवियस के जो क्वेश्चन है यूपीएससी के या पीसीएस का जो भी हो, आप उठा करके देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बशर्ते यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है। सत्य पूछा सत्य तो हमारा आंसर होगा ये, और असत्य पूछा तो हमारा आंसर होगा ये। तो एक ही क्वेश्चन से आप देखिए, एक ही स्टेटमेंट से यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गेहूं की समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ऐसे ही घुमा फिरा के आपको पूछेगा। तो यही है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। फिर है खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, कौन देता है? तो अभी हम देख रहे हैं, ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, यही देता है। सरकार द्वारा गेहूं खरीद की हेतु संदर्भ 13 में, अच्छा ये 13 का पूछ रहा है, हम 22 का देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि क्या करेगा ना, क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा, क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा, बस यहाँ पर कर देगा सन 2022, सन 2022 या 23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसका? तो गेहूं का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संदर्भ 22-23 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत विपणन 2022-23 के लिए 2015 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य का निर्धारण किया गया। तो ये ध्यान देंगे आप, कितना है? 2015 रुपये क्विंटल है गेहूं। ठीक है, ये ऑप्शन आप हटा दीजिए, आपको ये ध्यान रखना है। आंसर इसका ये भी काटिए, आपका होगा 2015 रुपये। सीधा 18 का देखते हैं, ये 18 कह रही हूँ। अगला क्वेश्चन, 4 जुलाई सन 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी सन 2018 और 19 में, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हटा देंगे, सीधा हम यहाँ आएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीज़ हटाना है, एक तो ये हटाना है, ठीक है, सिर्फ यहाँ से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य, और यहाँ पर जो है वो कर देंगे हम 2022 और 2023 में कितना है, तो वो हमारा है 1960 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये हमारा हट गया, ये हट गया, ये हट गया, हमारा आंसर है इतना। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये रहा, सन 2021-22 से तो धान का मूल्य 1940 रुपये था, तो धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये घोषित किया गया है। अच्छा 1940 है धान का, 1940। बाकी ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, इसका मूल्य नहीं पूछेगा आपसे।
अगला है भारत के, यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर दिया है कि ए 21-22 है, 21-22 है तो 22-23 नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 22-23 पूछे, 21-22 पूछे, आपका आंसर यही होगा। फिर भी मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ 21 और 22। अगला है कि भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण का फैसला किया है। तो अभी भारत ने किस राज्य के, हाल ही में पूछ रहा है और ये आपको पता है ये 16 में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी का हम देख लेते हैं। यहाँ पर है कि अक्टूबर 2020 में केरल सरकार ने फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का फैसला किया है, ठीक है। तो आज भी इसका आंसर हमारा यही है, केरल ही है। तो ध्यान देंगे केरल उस टाइम पे भी था और केरल आज भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली के लिए, अच्छा, ये भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 में पूछा है, कितना रुपया है। तो ये देखिए पीसीएस में पूछा गया है, तो कोई ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी 95 के क्वेश्चन को भी उठा करके डाल दिया जाता है वर्तमान से जोड़ करके। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो मूंगफली है, जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5550 रुपये घोषित किया गया है, जबकि वर्ष 2021 है तो ये 5275 रुपये घोषित है। तो ध्यान देंगे अभी वर्तमान का हम देखेंगे तो कितना है हमारा, तो वो है 5275 रुपये। ये है हमारा आंसर वर्तमान का, बाकी ये सब आप छोड़ देंगे। अगला देखते हैं। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, यानी खाद्यान्न जो खरीदती है किस पे खरीदती है, तो वो खरीदती है आपका अधिप्राप्ति मूल्य पे। सब लोग तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि अरे यही होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि सरकार अधिप्राप्ति मूल्य या वसूली मूल्यों पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। अधिप्राप्ति मूल्य समांतर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचे होते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था वसूली मूल्य क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पर है, या तो इसको वसूली मूल्य कहिए या कहिए अधिप्राप्ति मूल्य। तो आप ध्यान देंगे ये अधिप्राप्ति जो मूल्य होता है ये हमेशा एमएसपी से ऊंचा होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अधिप्राप्ति यानी अधिक प्राप्ति, तो ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, अधिक प्राप्ति तो अधिक ही होगा एमएसपी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे है, तो वही है हमारा वसूली कीमत ही है। यहाँ पर देखिए आंसर बी वसूली कीमत ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। ए तंबाकू, बी कपास, सी सोयाबीन और डी आपका रबड़। तो इसका जो आंसर है वो है सी सोयाबीन, ठीक है। ये हमारी नगद फसल नहीं है। बाकी देख लेंगे तंबाकू भी है, कपास तो आपने पढ़ ही लिया और रबर भी है। तो जो यहाँ पर नया है उसको आप याद कर लेंगे। प्रश्नगत विकल्पों में, अच्छा यही है, ठीक है। भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात, सी आंसर। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं, जो हम आयात करवाते हैं उनसे पूछ रहा है, उनका पूछ रहा है। ए दालें, बी कॉफ़ी, सी चीनी और डी खाने योग्य तेल। तो ये तो सार्वभौमिक सत्य है भाई, सभी को पता होगा, खाने योग्य तेल को ही मंगाते हैं। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्पगत वस्तुओं में सर्वाधिक आयात खाने योग्य तेल का ही है। देखिए 2010 में यही आंसर था और वर्तमान में 2022 है, आज भी ये यही है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 19-20 एवं 20-21 में खाद्य एवं संबद्ध वस्तुओं का कुल आयात में हिस्सा क्रमशः 3.5% एवं 4.5% रहा, जिसमें से खाद्य तेल का हिस्सा इसी अवधि में क्रमशः 2% एवं 2.8% रहा। तो ये छोड़िए प्रतिशत, बस इतना ध्यान रखना है कि क्या मंगा देता ज़्यादा, तो वो है हमारा ऑयल। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो यहाँ पर आंसर आपको दिख ही गया, अल्फांसो। अगला है भारत में विदेशों से बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। विदेशों में बहुतायत से निर्यात की जाने वाली पूछ रहा है, तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, यही है इसका आंसर भी वही होगा, डी अल्फांसो। फिर है
संघ सरकार ने 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है। तो ये 2011-12 का, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। हम वर्तमान का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर 7, वर्तमान में भी यही ब्याज दर है, यानी 7, 3 यानी 4, ये 4% रह गई है और वर्तमान में भी यही है। तो यानी सेम आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर अगर हम 21 और 22 करें तो भी हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी फार्म के चल लागत पूंजी में, चल और अचल ध्यान देंगे, चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भूमि। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। भूमि जो हमारी है वो चल पूंजी होती है, चल संपत्ति होती है। बाकी बीज को आपने एक बार खेत में छिड़क दिया, खत्म हो गया। उर्वरक का भी वही है, बीज को एक बार आपने बो दिया, वो खत्म हो गया। उर्वरक को आपने खेत में छिड़क दिया, खत्म हो गया। पानी है, एक बार सिंचाई कर दी, खेत सोख लिया, वो भी समाप्त हो गया। लेकिन भूमि हमारी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये हमारी चल संपत्ति नहीं है, ये हमारी अचल संपत्ति है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, भूमि हमारी अचल है, अचल भूमि है तो हमेशा रहेगी। यहाँ पर देखिए, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि बीज, उर्वरक तथा सिंचाई जल इत्यादि इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे, क्योंकि वे सभी कृषि आगत में शामिल हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन, उपरोक्त सभी। तो ऐसे तो आंसरों में हमेशा यही लगाना चाहिए, डी। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा डी लगाना चाहिए। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? यहाँ पूछ रहा नहीं है। सहकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो डी, क्योंकि ये सभी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्थागत स्रोत क्या क्या होते हैं। सरकारी समितियाँ हैं, व्यापारिक हैं, क्षेत्रीय हैं और सरकार है। और गैर संस्थागत में आप देख सकते हैं महाजन, साहूकार, सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, ये सारे, ठीक है। अगला है कि कृषि क्षेत्र का अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना से अधिक ऋण देते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, तुलना वाले, कि अधिक देते हैं, कम देते हैं, तो ये हमेशा गलत ही होते हैं। तो यहाँ पर एक हम निकालें, ये सही है कि जो डीसीसीबी होते हैं ये प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करवाते हैं। तो आंसर इसका हो गया बी। यहाँ पर देखिए बी, एक बार देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि बैंकिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं 20 में ही पूछा गया ये। यहाँ पर कह रहा है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं सहकारी बैंक है, एक सहकारी बैंक है जो सहकारी समितियों को कृषि ऋण व अन्य प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख प्रदान करने के संदर्भ में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 10.9% है, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 77.2% है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, प्रतिशत कितना है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम आते सीधा अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोत में सम्मिलित हैं। पहला कह रहा है कि जो किसानों के लिए जो ऋण के स्रोत हैं उनके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबी और गैर सरकारी उधारदाता। नाबार्ड, आरबीआई, व्यावसायिक बैंक, गैर सरकारी उधारदाता। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डीसीसीबी, अग्रणी बैंक,
IRDP और JRY बृहद बहुउद्देशीय आदिवासी कार्यक्रम, DCCB, इफ़को और व्यावसायिक बैंक। अब इसमें हमको बताना है आंसर इसका क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, क्योंकि जो पहले के भी लोग थे वो भी काफ़ी गैर सरकारी ऋण लेते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी है। गैर संस्थागत ऋण महाजन साहूकार से उनके फिर चुका नहीं पाते थे, फिर वो उनकी भूमि को जब्त कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? पशुपालन, कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। और ये कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौन अपनी भागीदारी नहीं निभाता है, यानी अंशदान नहीं देता है, वही चीज़ है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। भला निजी धन हम किसी को उधार दे रहे हैं तो इससे हमें क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा, ठीक है। पशुपालन कर रहे हैं तो उससे खेत की हम जुताई करेंगे, अच्छी फसल होगी, तो यानी अर्थव्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं। कुटीर उद्योग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी हमारे इसमें भागीदारी देंगी। अच्छे उपकरण हैं, अगर हम लकड़ी के हल के बजाय लोहे के हल से जुताई करते हैं तो काफ़ी ज़मीन उर्वरा होती है, अच्छे से जुताई भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। यहाँ पर देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं अच्छे उपकरण की उपलब्धता प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। गांव में निजी धन उधार देने का प्रचलन जरूर है, परंतु इसका योगदान, अच्छा वही चीज़ है, इसमें से तो कोई क्वेश्चन आपका बन ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, जिला सहकारी बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा, राज्य सहकारी बैंक द्वारा। ये कह रहा है दीर्घकालीन ऋण, वो भी कृषि का। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ये सन 2006 में पूछा था, उस टाइम पे पूछा था, उस टाइम पे जो चीज़ चल रही होगी उसके बारे में पूछा था। हालांकि हम 22 के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 22 में कृषि क्षेत्र के लिए लक्षित ऋणों में विभिन्न संस्थानों के योगदान का घटता क्रम इस प्रकार है: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सेम आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वाणिज्यिक बैंक की ही भागीदारी ज़्यादा है, तो यहाँ भी वही होगा, आंसर ए ही होगा। बस यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हटा दीजिएगा, ठीक है। हाल का पूछा है, इसका मतलब ये वर्तमान में भी यही है, वर्तमान में भी इसी की भागीदारी ज़्यादा है। अगला है, भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोत निम्न है: सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक। अब कह रहा है कि निम्न में से उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा किसका है, वाणिज्यिक बैंक का है। तो देखिए वाणिज्यिक बैंक किस पे है, 3 नंबर पे है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और 3 के बाद क्या है आपका, फिर है आपका सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक देखिए कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे है, और यहाँ पर है कि 2 नंबर पे है, तो ये भी हट गया, आपका आंसर हो गया डी। ये देखिए आपका डी हो गया। तो वर्तमान में भी यही सही है। फिर है कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? ऋण के वितरण में, तो यहाँ पर सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं, सीधा आंसर यही है, और वर्तमान में भी यही है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अगला है कि हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाएं हैं तो सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? अब यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम। तो हमने देखा था सबसे ज़्यादा था ये, उसके बाद था ये, और इसके बाद था ये, ठीक है। तो ये तीनों को तो हमने क्रम से देख लिया था। हमारा बच रहा है कौन, विदेशी निजी बैंक। तो हमारा आंसर होगा बी, आंसर हो गया बी। देश में कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सर्वाधिक संस्थागत क्रम से यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक है, फिर क्षेत्रीय है, फिर सहकारी है, ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं है। संप्रज्ञ सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है, ये उस टाइम की चीज़ थी, ठीक है। तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए।
ये 5 की पूछी गई है, उस टाइम पे ये योजना थी। अगला है कि भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया आलू और प्याज के उत्पादनों के लिए, गन्ना उत्पादकों के लिए, कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए, टमाटर उत्पादकों के लिए। तो इसका आंसर है सी, उस टाइम का है ये, ठीक है। इसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हमारा लेटेस्ट नहीं है। फिर देखते हैं इसको। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो आज भी आप सभी को पता है कौन है, कर्नाटक है, ठीक है। तो कर्नाटक को 2017 में था, आज भी यही है। भारत के शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है। तो इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं तक हमारा था ये। बाकी हमारा है उद्योग क्षेत्र, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।